अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी जुनून की वजह से मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग शुरू हो चुकी है। इसराइल ने अब से कुछ देर पहले ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया है, जिसके बाद सरकारी टीवी पर नशरियात मुअत्तिल हो गई है। इससे पहले आज इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा था कि ईरान का सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाले हैं। इसके अलावा आज ईरान के सरकारी टीवी पर हमले से पहले इस्राएली फौज ने ईरान के शहरियों को वार्निंग जारी की थी कि वो फौरी तौर पर दारुल हुकूमत तेहरान का एक बड़ा हिस्सा खाली कर दें। इस्राएली फौज के तर्जुमान ने एक्स पर अपनी पोस्ट में एक नक्शा भी शेयर किया था, जिसके मुताबिक लोगों को तेहरान शहर का डिस्ट्रिक्ट 3 छोड़ने का कहा गया था। डिस्ट्रिक्ट 3 में ही ईरान का ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स वाक़ है। इस वार्निंग के थोड़ी ही देर बाद लाइव नशरियात के दौरान ईरान के सरकारी टीवी स्टेशन पर इस्राएली हमला हो गया। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरान के नेशनल ब्रॉडकास्टर को इसराइल ने टारगेट किया है और इस वक्त इमारत से धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। जब यह हमला हुआ तो ईरानी चैनल पर न्यूज़कास्टर खबर दे रही थीं। धमाके के मनाजिर देखिए। آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده इस हमले में मुतादिद सहाफ़ियों के शहीद होने की इतलात आ रही हैं। हम तेहरान जाएंगे और जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, जॉन हुसैन। उनसे तफसीलात लेंगे कि इस वक्त तेहरान का क्या माहौल है, तेहरान के अवाम क्या सोच रहे हैं, क्या वो वाकई अमन चाहते हैं फौरी तौर पर, या वो चाहते हैं कि इसराइल को जवाब दिया जाए। इन हमलों के बाद क्या नकल बकानी करने पर वो मजबूर हो रहे हैं या वो इस वक्त अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त तेहरान में है, तेहरान की लाइव सूरत हाल उस जगह से जहां पर इसराइल की तरफ से ये हमला किया गया है, हम आपके साथ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि तेहरान की शहरी इंतजामिया ने भी डिस्ट्रिक्ट 3 और 19 के शहरियों के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए उन्हें महफूज जगहों पर रहने की हिदायत कर दी है। एक तरफ ईरान पर इसराइली हमले जारी हैं और ईरान भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान कशीदगी में कमी चाहता है। ईरान ये जंग नहीं जीतेगा और उसे मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। Have you heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. What intelligence support are you providing Israel? We've always supported Israel. We have for a long period of time, strongly, and Israel's doing very well right now. वाज़ेह रहे कि 13 जून को ईरान पर इसराइल के गैर मामूली हमलों के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान फिजाई और मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए इसराइल के तलबीब और हाइफा समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने इन ताज़ा हमलों में तकरीबन 100 मिसाइल इसराइल की जानिब दागे, जिनमें से ज़्यादातर को रोक लिया गया, लेकिन इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से मिसाइल अपने अहदाफ पर पहुंचने में कामयाब रहे। गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 24 इसराइली शहरी मारे गए हैं। इससे पहले इतवार को इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी की थी और इन हमलों में ईरान की पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ समेत 3 जनरल्स भी मारे गए थे। जिसके बाद ईरान में जुमे से जारी इसराइली हमलों में मरने वाले ईरानी शहरियों की तादाद 220 से ज़ायद हो चुकी है, जिनमें 70 के करीब खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए हैं। CNN के मुताबिक कल रात के हमलों में ईरान ने हैफा में इसराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया और बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। मिसाइल गिरने के बाद इसराइल में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और कई रिहायशी इमारतें मुतासिर हुई हैं। इसी तरह हमलों से तल अवीव में अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। बैनुल-अक़वामी चैनल्स ने इसराइल पर हमले रिपोर्ट किए और गिरने वाले मिसाइल भी दिखाए। BBC और CNN ने इसराइल के इलाके बतियाम और दीगर शहरों में होने वाले ईरानी मिसाइली हमलों के नुकसानात पर रिपोर्ट्स दिखाई। CNN के रिपोर्टर निक रॉबर्टसन ने इसराइली पुलिस एहलकार से पूछा कि इतने सारे दिफाई निज़ाम के बावजूद मिसाइल इसराइल के अंदर कैसे पहुंचे। The building that was hit by an Iranian missile
overnight. This attack happened at around 3 o'clock in the morning, and you can see that that entire section of the building collapsed. And all morning, rescue teams have been here searching for those who are still missing, believed to be under the rubble. And you can see that there's a lot of destruction all around. The authorities here saying that dozens of buildings have been damaged, some of them beyond repair. And this gives you an idea of the power of this attack. Now, the Israeli authorities are suggesting that this campaign against Iran is going to be a prolonged campaign, not days, but weeks. And they've been warning the population to stay alert because they believe that more attacks like this are likely to happen. The fact that this neighborhood has been hit, there are air defenses around the country. How effective can the air defenses be? There's Iron Dome, there's David Sling, there's Arrow 2, Arrow 3. What percentage of Iranian missiles are getting through? You know, these are questions more for the IDF. Obviously, given the technology, it's less connected to the police. But what I can tell you is that it's a miracle that the number of casualties, unfortunately, it's heartbreaking that there is casualties, that there is fatalities. But when you see a site like this where a building is completely desecrated, demolished, and you see the numbers of those killed and injured, it's honestly a miracle, but it's due to the fact that the public is listening to the instructions to find protected shelter, to stay there, and we all pray for a peaceful and quick end to this. You know, this is the beginning of something that can go long, that Israelis have been in a way expecting that there would be potentially an escalation of the confrontation with Iran. The mood has been generally that it's supportive that the government is taking these measures, but when you understand and see that every night the sirens go off several times in the middle of the night, the people are getting up, heading to their shelters, you can see that over time this will have a wearing psychological, physical impact on people. इसराइल के शहर तल अबीब में भी ईरानी मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह हुई और इसकी तफसीलात भी दिखाई गई. We are at the scene of one of what seems to be 4 ballistic missile impacts in Israel overnight in just the last couple of hours. We're right here in central Tel Aviv. You can see behind me this entire street is littered with debris. Rescue personnel, military personnel are here on the streets searching through the rubble, also going apartment to apartment to make sure that nobody is trapped. We spoke to one woman earlier today who was indeed trapped in her apartment as a result of the power of this blast that was felt by people for several blocks away. In fact, it took us a minute to actually find where the epicenter of this attack actually was because there was debris for so many blocks before this. As far as we understand it, one of these residential buildings behind me, you can't quite make it out from here, but it has partially collapsed. At least 10 people have been taken to hospital, but there is still a search ongoing to see whether or not there are any other victims that have yet to be actually recovered. We also know at this hour that overnight there were powerful blasts in Haifa as well, that northern Israeli city, very close to a power plant there. And then just to the northeast of the city of Tel Aviv, where we are right now, in Petah Tikva, another residential building that was struck. The Magen David Dome, Israel's rescue services, say that at least 67 casualties have been reported at this hour from 4 different sites. And you can see this is still very much an active scene around us, with people arriving to try and assess the damage from their homes, trying to get inside their homes. इसी तरह ईरान पर होने वाले इसराइली हमलों की सूरत हाल को भी मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है. और अब से कुछ देर पहले इसराइल ने ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया. उससे पहले आज इसराइल के वजीर दिफा ने कहा था कि ईरान का सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाले हैं. इसके अलावा आज ईरान के सरकारी टीवी पर हमले से पहले इसराइली फौज ने ईरान के शहरियों को वार्निंग जारी की थी कि वो फौरी तौर पर दारुल हुकूमत तेहरान का एक बड़ा हिस्सा खाली कर दें. इसराइली फौज के तर्जुमान ने एक्स पर अपनी पोस्ट में एक नक्शा भी शेयर किया था, जिसके मुताबिक लोगों को तेहरान शहर का डिस्ट्रिक्ट 3 छोड़ने का कहा गया था. डिस्ट्रिक्ट 3 में ईरान का ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर वाक़ है. इस वार्निंग के थोड़ी ही देर बाद लाइव नशरियात के दौरान ईरान के सरकारी टीवी स्टेशन पर इसराइली हमला हो गया. आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरान के नेशनल ब्रॉडकास्टर को इसराइल ने टारगेट किया और इस वक्त इमारत से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है. आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर
तबाही के मनाजिर देख सकते हैं कि ज़मीन पर सफ़हात बिखरे हुए हैं, आग लगी हुई है, हर तरफ धुआं ही धुआं है। जब ये हमला हुआ तो ईरानी चैनल पर न्यूज़कास्टर खबर दे रही थी। धमाके के मनाजिर आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मगर अब से थोड़ी देर पहले ये इतलात भी आई हैं कि ये न्यूज़कास्टर थोड़ी देर बाद वापस अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आ गईं और स्टूडियो में वापस मौजूद थीं। क्या इस वक्त तेहरान में सूरत हाल है जहां पर यह धमाका हुआ, जहां पर इसराइल की तरफ से हमला किया गया, कुल वहां पर उस बिल्डिंग के सामने उसके करीब जॉन हुसैन मौजूद हैं। तेहरान में क्या सूरत हाल है, अवाम क्या सोच रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि अब ईरान की तरफ से मज़ीद जवाब दिए जाएं, या वो चाहते हैं कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि पीस डील हो जाए? क्या इस वक्त उनके तासुरात हैं? क्या वाकई बड़े शहरों से नकल मकानी हो रही है, या फिर लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप्स में लगी हुई हैं जैसा कि बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? तमाम तफसीलात तेहरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जॉन हुसैन से पूछेंगे। जॉन, बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तेहरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? अब से थोड़ी देर पहले दोबारा बमबारी की है इसराइल ने। जी शाहजेब, यहाँ पे IRIB की जो बिल्डिंग है, ईरान का जो नेशनल टेलीविजन है, उसको हिट किया गया है। सुनने में आया है कि 3 जो है यहाँ पे अटैक्स हुए हैं। बहरहाल ड्रोन अटैक्स हैं या स्ट्राइक्स हैं, ये कंफर्म नहीं किया जा सका है, लेकिन 3 स्ट्राइक्स यहाँ पे हुई हैं बिल्डिंग पे, और बिल्डिंग को इस वक्त आग लग चुकी है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको बिल्डिंग भी नजर आएगी। और यहाँ पे काफी सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, काफी सारे एम्प्लॉयज शहीद हो चुके हैं, और मालूमात ये आ रही है कि काफी सारे लोग जख्मी भी हैं। बहरहाल ये नहीं बता सकते कि कंफर्म्ड नंबर्स कितने हैं या तादाद कितनी है। और ये जो स्ट्राइक हुई, क्या उससे पहले कोई वार्निंग दी गई थी हुकूमत की तरफ से? क्योंकि ये खबरें ज़रूर आ रही थी कि इसराइल ने और उनकी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि जी खाली कर दी जाए बिल्डिंग, या टारगेट हो सकता है तेहरान में। जी, इसराइल ने वार्निंग्स इशू की थी कि डिस्ट्रिक्ट 3 के जो लोग हैं वो इवैक्यूएट कर लें बिल्डिंग से, और एग्जैक्टली नहीं बताया गया था कि IRIB के एम्प्लॉइज को इवैक्यूएट करना है। बहरहाल ईरानी गवर्नमेंट ने वार्निंग इशू कर दी है इंटरनल एम्प्लॉइज के लिए कि वो भी अपनी बिल्डिंग से इवैक्यूएट कर लें। जो दूसरी IRIB के ऑफिसेज में लोग बैठे हुए हैं, उनको कहा जा चुका है कि आप इवैक्यूएट कर दें सेफ्टी के लिए। जनरल पब्लिक के लिए अभी तक इवैक्यूएशन ऑर्डर्स कहीं भी जारी नहीं किए गए हैं। इसराइल की तरफ से बोला गया है कि लोग खाली कर लें, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी नहीं की है। ताहम गवर्नमेंट ने यह जरूर कहा है कि आप सेफ प्लेसेस में अपने आप को रखें, और कवर्स के अंदर जाने की मशवरा दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर अटैक की सूरत होती है तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस चीज की गाइडलाइन दी गई है ईरानियों को। और क्योंकि जॉन, ज़ाहिर धुआं जो उठता हुआ नजर आ रहा है, उससे तो इस बात की वाकई खदशा है कि शायद बहुत सारे सहाफ़ियों की, बहुत सारे लोग जो वो काम कर रहे थे वो शहीद हुए हों। आपके पास, आपने भी बताया, इतलात है कि मुतादिद जो काम करने वाले थे और सहाफ़ी थे इस सरकारी TV में, वो शहीद हो गए। जी, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ सहाफ़ी शहीद हुए हैं। एग्जैक्टली नंबर नहीं आ सका कि कितने सहाफ़ी शहीद हुए हैं, लेकिन ये बताया जरूर जा चुका है कि कुछ सहाफ़ी यहाँ पे शहीद हुए और काफी एम्प्लॉइज शदीद जख्मी हैं। ताहम ये बात कंफर्म नहीं की जा सकी कि कहीं से ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं मिल सकी यहाँ पे कि एग्जैक्टली वो नंबर क्या है लोगों का। मतलब, और इस वक्त जो ईरान है उसमें और तेहरान में ख़ास तौर पर, क्योंकि बड़े शहरों के हवाले से ये तस्वुर किया जा रहा था कि मज़ीद हमले होंगे, क्या पैनिक की सूरत हाल है? लोग खाली करके जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें शाहजेब, पैनिक की सूरत हाल जहां तक हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है, पैनिक की सूरत हाल नहीं, और चीजें काफी नॉर्मल तरीके से है जो है वो चल रही हैं। बहरहाल जो स्ट्रीट है पर्टिकुलर जहां पे अटैक हुआ है, वहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ, जाहिर है लोग जो शॉर्ट एरियाज की रेडियस में है उनके ऊपर हो सकता है कि इफेक्ट ज्यादा हुआ, लेकिन जनरल पॉपुलेशन का पैनिक मोड इस वक्त ऑन नहीं हुआ है। मेरे सामने भी हाईवे है जो कनेक्ट करता है तेहरान को टुवर्ड्स द साउथ, और ये हाईवे भी नॉर्मली चल रहा है, ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है। जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, हाइपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, वहां पे भी हम लोगों को जो है कोई खास रश या रैशनिंग या स्टॉक पाइलिंग नजर नहीं आ रही। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि यहाँ पे पैनिक मोड है, लेकिन जरूर लोगों को यहाँ पे खदशा है और लोग परेशान जरूर हैं यहाँ पे। और परेशानी क्या है? वो चाहते हैं कि किसी तरह अमन कायम हो जाए, या वो चाहते हैं कि ईरान ने जब जवाब दिया है इसराइल को उसके हमलों का, तो एक और भरपूर जवाब दिया जाए? अगर जंग है तो फिर जंग है। क्या इस वक्त तासुरात क्या है ईरानी अवाम के? देखिए, जनरल कंसेंसस या जनरल जो परसेप्शन मैंने एंगेज किया है, वो मुझे यही समझ में आया है कि लोग चाह रहे हैं कि ईरान और ज्यादा फर्म स्टांस ले और ज्यादा जोरदार जवाबी हमला करे इजराइल के ऊपर, और लोग काफी गुस्सा हैं इजराइल और अमेरिका और इन सारे वेस्टर्न नेशन से, क्योंकि जाहिर है लोग अब इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो अटैक्स इजराइल कर रहा है उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे एकेडमिक्स जो है वो शहीद किए जा चुके हैं। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देगी।
और ये भी बताएगा कि मगर ये भी रिपोर्ट होता रहा कि लोग इस वक्त जो मगरबी पाबंदियां हैं उससे भी परेशान हैं। ये तो खैर ईरानी मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ कि वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से अमेरिका और ईरान के जो डायलॉग्स हैं वो कामयाब हों और किसी तरीके से पीस डील हो जाए, सैंक्शंस खत्म हो ईरान की इकॉनमी के ऊपर, ताकि लोगों के हालात बेहतर हों। मगर अब जब हमला हो गया तो रेजीम के हवाले से नाराज़ी लोगों में पाई जाती है, या वो और ज़्यादा अब इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि नहीं जी जवाब दिया जाए, नाराज़ी ज़्यादा मगरिब से है या रेजीम से है? देखिए शाहजेब, इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन ईरान की जहां तक डील की बात होती है वहां पे 2 टाइमलाइंस हैं। एक है बिफोर द अटैक्स, जो इजराइल के अटैक्स हैं उससे पहले क्या सूरत हाल थी, वहां पे लोग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे कि शायद कोई डील हो जाए, और जनरल कंसेंसस यही था कि अगर अमेरिका इन गुड फेथ डील कर रहा है तो ईरान भी डील करेगा उनके साथ। लेकिन इजराइल के अटैक्स के बाद सूरत हाल ऐसी है कि लोग गवर्नमेंट की तरफ जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट के फेवर में और गवर्नमेंट की सपोर्ट में, जितने लोग अगेंस्ट थे वो भी गवर्नमेंट की सपोर्ट में आना शुरू हो गए हैं, और इजराइल और अमेरिका के साथ लोग इस वक्त डील नहीं चाहते। इनफैक्ट बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है अगेंस्ट द वेस्ट, अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, और लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट को बताया जाए कि यहाँ पे ज्यादा शिद्दत के साथ इजराइल को जवाबी हमला करने की जरूरत है। यानी कि कल जब फिर ईरान ने जवाब दिया परसों के इसराइल के हमलों का या उससे पहले के हमलों का, तो अवाम में इत्मीनान था कि इसराइल को जवाब दिया गया है, बावजूद इसके कि इस बात की का भी खदशा था कि इसराइल मजीद हमले कर सकता है। जी बिल्कुल, अवाम में इत्मीनान था, और मेरे सामने भी लोग जो है वो छतों पे काफी ज्यादा चांट कर रहे थे, काफी ज्यादा सपोर्ट में नारे लगा रहे थे, और यहाँ से हमने खुद विटनेस किया कल रात को मिसाइल्स को यहाँ से उड़ते हुए, और ईरानी काफी मुतमईन है इस बात पे कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उन्होंने पेनिट्रेट किया इजराइल में, हाइफा में, तेल अवीव में, और बाकी जो ईरान ने इंटरनल ऑपरेशंस किए हैं, आज मैं आपको बताऊं 28 मोसाद एजेंट्स को ईरान ने गिरफ्तार किया है, और यहाँ पे 3 वर्कशॉप्स ईरान शहर, बाकर शहर और शहर रे, इन 3 मुकामात पे वर्कशॉप्स बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाई हैं, जहां पे डोमेस्टिकली ड्रोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, कामाकाजी ड्रोन्स, सुसाइडल ड्रोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, और वो इन ऑपरेशंस में यूज हो रहे थे। तो लोग काफी ज्यादा मुतमईन हैं, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और काफी ज्यादा सपोर्ट में इस वक्त ईरान के लिए आए हुए हैं, एंड कोशिश यही जारी है कि यहाँ पे पीस मेंटेन हो, बट देन अगेन वी नेवर नो। मगर क्या इस बात पर भी नाराज़ी है कि जाहिर है जितना पेनिट्रेट किया मोसाद ने और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, कि टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए, साइंसदान मारे गए, कि इतनी पेनिट्रेशन कैसे हो गई ईरान के अंदर? जी बिल्कुल नाराजगी है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से कहा यह जा रहा है, जो मुझे बताया गया वो ये बताया गया कि ईरानी इंटेलिजेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट ही कर रही थी कि इजराइल जो इनिशियल अटैक इजराइल ने किया वो इजराइल फाइटर जेट के थ्रू या एयर स्ट्राइक्स के थ्रू करेगा, बल्कि पता ये चला कि जो इनिशियल अटैक्स हुए वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ड्रोन से ही हुए। तो जाहिर सी बात है लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और डिसअपॉइंटेड भी हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन किस तरीके से हो गया, और ईरानियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री और गवर्नमेंट को अभी अभी पता चला है कि इतना बड़ा इजरायली नेटवर्क जो है वो एक्टिवेट हुआ है तेहरान के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर। और आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? अभी आपने बताया कि एक कार्रवाई हुई है जिसमें मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए हैं, क्या इस हवाले से मजीद कार्रवाइयां हो रही हैं? क्या आपके ज़राए बता रहे हैं? जी मेरे ज़राए के मुताबिक इस वक्त 17 ऐसे ट्रक्स हैं जिनको पकड़ा गया है, जिनके अंदर ड्रोन्स की या तो फैसिलिटी मौजूद थी या तो ड्रोन्स वहां से इस्तेमाल होने वाले थे। 17 ऐसे वॉरंट्स को अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, बट ऐसा बताया गया है कि 17 ऐसे ट्रक्स हैं, ऐसी व्हीकल्स हैं जिनको पकड़ा गया है, और 3 ऐसे मुकामात हैं जहां पे छापे मार के बाकायदा ड्रोन्स को बरामद किया गया है। वहां पे डोमेस्टिकली ड्रोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, उनके अंदर मवाद फिट किया जा रहा था और इन अटैक्स के लिए यूज किया जा रहा था। इजराइल का प्रिडोमिनेंट अटैक मोड ऑफ मेथड जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो ईरान में इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं इन अटैक्स के लिए। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक्स भी हुई हैं। और जॉन, मुझे ये भी बताएगा, सारे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मगरबी मीडिया के जरिए दुनिया को पता चल रही होती हैं ईरान के हवाले से। अब 40 साल की पाबंदियां, उसके बाद एक तो अवाम का हुकूमत में कॉन्फिडेंस होना, दूसरा अपनी सलाहियत में कॉन्फिडेंस होना। 40 साल की पाबंदियां एक तरफ हैं, दूसरी तरफ ज़ाहिर इसराइल है, उसको मॉडर्न असलाह मिलता है, उसके साथ अमेरिका खड़ा है। क्या ये कॉन्फिडेंस भी है अवाम में कि ईरान की ऐसी इतनी मिलिट्री सलाहियत है कि अगर प्रोलॉन्ग होती है वॉर तो वो इसराइल के साथ मुकाबला कर सके? देखिए, प्रोलॉन्ग्ड वॉर का इतना ज्यादा कंसेंसस मुझे नहीं पता कि अवाम के अंदर इतना नैरेटिव इस चीज का है या नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस है या नहीं है इस चीज का कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर ईरान जीत सकता है या नहीं। बहरहाल इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि लोग
यहाँ पे इस वक्त शिद्दत इतनी हो गई है लोगों के इमोशंस की कि लोग तैयार हैं और कह रहे हैं कि ईरान को एक प्रिंसिपल स्टांस लेना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। और जाहिर है एक ग्रुप ये भी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जितने लोगों से मैंने इस वक्त बात की है वो इसी चीज के सपोर्ट में है कि ईरान को एक फर्म प्रिंसिपल स्टांस लेना चाहिए। और सैंक्शंस के हवाले से लोग ज्यादा डिसअपॉइंटेड यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज से हैं कि उन्होंने यूनिलैटरली डील से विड्रॉ किया और सैंक्शंस जो है वो रीइंस्टेट किए, और सैंक्शंस का जो इफेक्ट है वो लोगों के ऊपर डायरेक्टली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज है। ईरान की गवर्नमेंट के जाहिर है लोग इस चीज पे एक ग्रुप ये भी कहता है कि नहीं ईरान की गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए इस हवाले से, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगों की इस वक्त इस तरफ जा रही है कि जितना भी यहाँ पे आवाम के ऊपर प्रेशर है, ऑल्दो प्रेशर ज्यादा एग्जैजुरेट किया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है कि ईरान के हालात बहुत खराब हैं या ईरान इकोनॉमिकली जो है वो काफी अंडर डेवलप्ड है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। टूथपिक से लेकर रॉकेट्स तक एज आई हैव ऑब्जर्व्ड ईरान जो है वो अपने डोमेस्टिकली प्रोडक्शन में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाउएवर सैंक्शंस ने ऑफ कोर्स इंपैक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, लेकिन लोग ब्लेम इस चीज का वेस्ट के ऊपर ज्यादा डालते हैं ना कि ईरानी गवर्नमेंट के ऊपर। और साथ में मुझे ये बताएगा कि आज जब ज़ाहिर हमले होने के बाद आज क्या माहौल था? क्या सरकारी दफातर, निजी दफातर वो खुले थे या आज बंद रहे? क्या हुआ था? और कल के लिए क्या हुकूमत क्या अभी भी एज ऑफ नाउ भी क्या वार्निंग्स या जारी कर रही है? जी शाहजेब, आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो प्राइवेट इदारे हैं और जो नॉन एसेंशियल इदारे हैं वो बंद रहेंगे। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां तो ऑलरेडी हुई भी थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक हफ्ते तक सारे इदारे बंद रहेंगे एक्सेप्ट फॉर जो जितने भी जरूरी इदारे हैं वो खुले रहेंगे, बैंक्स खुले रहेंगे और यहाँ पे इस जो है नॉर्मल ऑपरेशंस जो है वो एसेंशियल चीजों का रखा जा रहा है, जबकि प्राइवेट इदारों को नोटिफिकेशन दी गई है कि वो बंद रखें। और क्या लोग बड़े शहरों से, मैं एक दफ़ा फिर जानना चाहूँगा, कोई नकल मकानी ज़्यादा कर रहा है? आपने ये तो बताया कि आपको इस वक्त आपके सामने इस वक्त सड़क है, हाईवे है, जिस पर आपको ट्रैफिक मामूल के मुताबिक ही नज़र आ रही है, कोई ऐसा पैनिक नहीं दिख रहा, मगर ओवरऑल क्या लोग नकल मकानी कर रहे हैं बड़े शहरों से? क्योंकि बड़े शहरों में जो हमले हैं उसकी का खदशा ज़्यादा है। जी शाहजेब, कहा यह जाता है कि जो लोग तेहरान के बाहर से तेहरान में रह रहे थे वो लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं काफी हद तक, लेकिन जो तेहरान के मुकामी हैं वो तेहरान में ही हैं, वो कहीं और रीलोकेट नहीं कर रहे, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन जहां तक मुझे मौसूल हुई है। और न्यूक्लियर हथियार के हवाले से बताइएगा ईरानी अवाम क्या सोच रखते हैं? ज़ाहिर है जो उनकी हुकूमत है उसकी सोच तो आती है, वो सरकारी सतह पर कहते हैं कि हमारे पास फतवा मौजूद है, हमारे यहाँ तो फतवे के तहत न्यूक्लियर हथियार ही हराम है, मगर जो सिविल मकासद हैं उसके लिए हमें हक हासिल है। अमेरिका इसराइल एक अलग बात करते हैं, नेतन्याहू तो कहते हैं कि 9 एटम बम बनाने के लिए इस वक्त यूरेनियम अफजोदा करने की सलाहियत मौजूद है ईरान के पास। अवाम क्या सोचते हैं कि इस वक्त क्या न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, क्या होना चाहिए जब आपकी उनसे बात होती है? जी शाहजेब, आपने बिल्कुल सही कहा, ईरान के पास न्यूक्लियर इनरिचमेंट पूरी इतनी है कि वो वेपन्स को डेवलप कर सकें। इनफैक्ट ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की साइकिल है वो कुछ ही कंट्रीज में जिसने अपनी न्यूक्लियर साइकिल को कंप्लीट किया हुआ है। 2006 से ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लें, लेकिन कहा यह जाता है इंटरनल सोर्सेज से कि वो बॉम्ब नहीं बनाते क्योंकि फतवा ऐसा आया हुआ है इनके सुप्रीम लीडर की तरफ से। बहरहाल यहाँ पे पब्लिक का एक इंटेंस प्रेशर अब शुरू हो गया है। कुछ सेक्टर्स में कहा जाता है कि पब्लिक जो है वो अब चाहती है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बनाए। हाउएवर इसका क्या किस हद तक इम्पैक्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, इस चीज को हम बता नहीं सकते कि किस हद तक इतना प्रेशर को फील किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। आखिर में बताइएगा कि जो हमले हुए इसराइल की तरफ से, बहुत ज्यादा सिविलियंस भी उसमें शहीद हुए हैं, तेहरान में भी शहीद हुए हैं। जी एब्सोल्युटली, 224 सिविलियंस, आज सुबह तक डिटेल्स थी कि 224 सिविलियंस इस वक्त, मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ देम वर सिविलियंस, 90% लोग जो थे वो सिविलियंस थे 224 लोगों में से, और 1200 से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त जख्मी हैं। और यहाँ पे ज्यादातर डेथ सिविलियंस की हुई हैं, जिसमें काफी सारे नॉर्मल सिविलियंस, खवातीन और बच्चे, एकेडमिक्स, साइंटिस्ट, ये लोग भी मौजूद थे। और जो तेल और गैस की तनसीबात पर हमले हुए उसके बाद ये इतलात भी आई कि जो तेल है उसकी राशनिंग शुरू कर दी गई है, जो पेट्रोल पंप्स हैं उस पर रश लग गया है, लंबी लंबी कतारें हैं। क्या ऐसे मनाजिर आपने देखे वहाँ? मैंने शाहजेब शुरू में जब मुझे ये खबर आई कि पेट्रोल पंप्स पे रश लग गया है, तो मैं खुद जाके जब मैंने देखा तो मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आई कि पेट्रोल पंप्स पे नॉर्मल से ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा लाइनें लगी हुई हों। बहरहाल कहा यह जाता है कि कुछ इलाकों में ऐसा है कि पेट्रोल जो है उसके ऊपर लंबी लंबी कतारें लग गई थी एक शॉर्ट विंडो के टाइम पे, लेकिन अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे जब हम लोग बाहर खुद से भी निकले और हम लोगों ने देखा
तो पेट्रोल पंप्स में यहाँ पे कहीं भी मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि कोई लोग जो है वो लंबी लंबी कतारें लेके बैठे हुए हैं। जहां तक ऑयल फील्ड्स या ऑयल डिपोज की बात है, शाहराम ऑयल डिपो को हिट किया है यहाँ पे तेहरान के अंदर। फजर गैस जो इनका डिपो है उसको हिट किया गया है, और सदर्न पार्ट्स ऑयल फील्ड जो है उसको हिट किया गया है इजराइल की तरफ से। लेकिन ईरान इज अ बिग प्रोड्यूसर, ईरान एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल और गैस का, तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा इम्पैक्ट उस सेक्टर में आया है लोगों के ऊपर। और आमतौर पर पैनिक बैंक्स में भी हो जाता है कि कमर्शियल बैंक्स में लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में जाते हैं कैश निकलवाने के लिए। इस किस्म की भी कोई सूरत हाल नहीं है? आपने कहा कि जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उस पर भी आपको पैनिक नहीं दिख रहा, तो और जो बैंक्स हैं वहाँ क्या सूरत हाल है? जी शाहजेब, अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी गया आज, और सुबह मैंने कोशिश की कि मैं ग्रोसरी स्टोर जाऊं, और मैंने ग्रोसरी स्टोर से 40 किलोग्राम आटा खरीदा, और वो मुझसे बड़ा हैरानी से पूछ रहा था भाई आपको क्या हो गया है। तो मैंने भी उससे बातचीत की और पूछा कि भाई लोगों का क्या यहाँ पे व्यू है, तो उसने कहा कि लोग जो है वो काफी नॉर्मल तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, अबव एवरेज आप कह सकते हैं कि सुपरमार्केट्स में अबव एवरेज रिस्पॉन्स यहाँ पे है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं जो पैनिक कर रहे हैं, लेकिन मामूलन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े हुए हों। बैंक के अंदर भी आज जब मैं बैंक गया पैनिक करके खुद से अपने पैसे लेने के लिए, तो वहां पे भी कोई खास रश नहीं था, तो नॉर्मल रूटीन में चीजें चल रही थी। लेकिन आगे का नहीं पता क्या हो, कैसा हो, कैसे व्यू चेंज हो। अब तक के लिए आई थिंक नॉर्मल रिस्पॉन्स रहा है काफी, या आप कह सकते हैं कि अबव एवरेज जो है वो चीजों की खरीदारी होना शुरू हो गई है। जॉन, महफूज रही है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तफसीलात हमें तेहरान से बताई हैं। बिल्कुल पीछे क्या हुआ आपके, और आप इस वक्त वहीं मौजूद हैं। सहाफ़ी शहीद हुए हैं, आम शहरी शहीद हुए हैं, और अब ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान तैयारी कर रहा है कि इसराइल को मज़ीद शदीद और बड़ा जवाब दिया जाएगा, और ये हमला अब इसराइल पर किसी भी वक्त हो सकता है। एक तरफ जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आती जा रही है, सारी सूरत हाल में यह खबर सामने आई है कि इसराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की मंसूबाबंदी भी कर रहा था, और उन्होंने ये मंसूबा अमेरिकी सदर ट्रंप को भी पेश कर दिया था, मगर ट्रंप ने इस मंसूबे को वीटो कर दिया था। जबकि यह खबर भी है कि इसराइल अमेरिका को मौजूदा तनाज़े में इन्वॉल्व करना चाह रहा है। ट्रंप इसराइल को ओन कर रहे हैं, मगर वो मुसलसल जंग को डिसोन कर रहे हैं। ट्रंप का बयानिया यही रहा है कि वो अमन कायम करने के लिए आए हैं, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में दावा किया था कि वो 24 घंटों के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग को ख़त्म कर देंगे, और उन्होंने ये दावा भी किया था कि उनके इक़्तिदार में आने के बाद गज़ा में भी जंग बंदी हो जाएगी, यानी वो ये 2 जंगें ख़त्म करवा देंगे। मगर ये 2 जंगें तो ख़त्म नहीं हो सकी, लेकिन अब तीसरी जंग का आगाज़ हो गया है, और इस जंग का आगाज़ ट्रंप के अहम इत्तेहादी इसराइल की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले इसराइल ने गज़ा में उस जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की जिसका ट्रंप मुसलसल क्रेडिट लेते रहे थे, और उसके बाद अब ऐसे वक्त में इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, जब ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के जरिए जंग से बचने का हल तलाशने में। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ट्रंप ने इसराइल की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की मंसूबा बंदी को वीटो कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक इतवार को 2 अमरीकी ओहदेदारों ने बताया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने हालिया दिनों में इसराइल के उस मंसूबे को वीटो कर दिया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने का इरादा जाहिर किया गया था। एक आला अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक क्या ईरानियों ने अभी तक किसी अमरीकी को मारा है? नहीं, और जब तक वो ऐसा नहीं करते हम ईरान की सियासी क़यादत को निशाना बनाने पर बात भी नहीं करेंगे। अमरीकी हुक्काम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जब से इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए एक बड़ा हमला शुरू किया है, उस वक्त से आला अमरीकी और इसराइली हुक्काम के दरमियान मुसलसल राब्ते जारी हैं। अमरीकी हुक्काम ने मजीद बताया कि इसराइलियों ने इतला दी कि उनके पास ईरान के आला तरीन रहनुमा को मारने का मौका था, लेकिन ट्रंप ने इस मंसूबे को रोक दिया। हुक्काम ने यह नहीं बताया कि क्या यह पैगाम खुद ट्रंप ने दिया था या किसी और जरिए से इसराइल पहुंचाया गया था। ताहम ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान अक्सर राब्ते होते रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि जब फॉक्स न्यूज़ चैनल के एक प्रोग्राम में इतवार को रॉयटर्स की रिपोर्ट के बारे में नेतन्याहू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी झूठी रिपोर्ट्स हैं जिनमें ऐसी बातचीत का जिक्र होता है जो हुई ही नहीं है, और मैं इन मामलात में नहीं जाना चाहता। लेकिन नेतन्याहू ने मजीद कहा कि मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि हम वही करेंगे जो हमें करना है, और मेरा ख्याल है कि अमेरिका भी वही करेगा जो उसके मफाद में बेहतर होगा। अमेरिका ईरान पर जारी इसराइली हमले से मुसलसल फासला इख्तियार करने की कोशिश तो कर रहा है, मगर इसराइल को ईरान में अपने मकासद हासिल करने के लिए अमरीकी मदद की ज़रूरत है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो। इस हवाले से रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 2 इसराइली ओहदेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान इसराइल ने ट्रंप इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है
कि वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाए ताकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म किया जा सके। वाज़ेह रहे कि इसराइल के पास ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब और बड़े बमबार तैयारे नहीं हैं जो एक पहाड़ के अंदर गहराई में बनाए गए ईरान के इलाके फुर्दो में यूरेनियम अफजोदगी प्लांट को तबाह कर सकें, जबकि अमेरिका के पास ये हथियार और तैयारे मौजूद हैं और वो ईरान के करीब से हमला कर सकता है। लेकिन अब तक ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल की इस कार्रवाई से फासला इख्तियार किया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ने सिर्फ एक मकाम पर भी बमबारी की तो वो भी जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएगा। ताहम अगर ये ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद भी फुर्दो का यूरेनियम अफजोदगी प्लांट फाल रहा तो इसराइल का ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने का मकसद पूरा नहीं होगा। एक इसराइली ओहदेदार ने दावा किया कि अमेरिका मुमकिन तौर पर इस फौजी कार्रवाई में शामिल हो सकता है और सदर ट्रंप ने हालिया बातचीत में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ऐसा करने पर गौर करेंगे। ताहम जुम्मे को व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने इस दावे की तरदीद की थी, मगर हफ्ते को एक दूसरे अमेरिकी ओहदेदार ने इसकी तस्दीक की कि इसराइल ने वाकई ट्रंप इंतजामिया से जंग में शामिल होने की दरख्वास्त की है, लेकिन इस वक्त इंतजामिया ऐसा करने पर गौर नहीं कर रही है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि इसराइली हुक्काम ने जब से अपनी फौजी कार्रवाई शुरू की है तब से अमेरिकी हुक्काम के सामने ये तजवीज़ पेश की है कि अमेरिका फुर्दो के जौहरी मरकज़ को निशाना बनाने में हिस्सा ले। एक इसराइली जरिए ने बताया कि अमेरिका इस दरख्वास्त पर गौर कर रहा है और उसने जोर देकर कहा कि इसराइल को उम्मीद है कि सदर ट्रंप इस पर रजामंद हो जाएंगे। सारी सूरत हाल है। हम बात करेंगे प्रोफेसर आदिल नजम, बॉस्टन यूनिवर्सिटी बैनुल अक़वामी उमूर के डीन हैं। प्रोफेसर आदिल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या कहा जाए, क्या वाकई ट्रंप के लिए एक मुश्किल लम्हा है, वो अमन की बात करते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी मर्जी मौजूद है? वो कहते हैं मैंने 60 दिन दिए थे, 61वें दिन पे हमला हो गया, या वाकई नेतन्याहू ने एम्बैरस किया है? मेरे ख्याल में तीनों चीज़ें दुरुस्त हैं। जो आपने बातें की वो सारी दुरुस्त है। नेतन्याहू ने यकीनन ट्रंप को एम्बैरस किया है। ट्रंप साहब के लिए तो बहुत मुश्किल लम्हा है, लेकिन लम्हा नहीं है, लम्हे हैं, क्योंकि उनके पास और भी तो बड़े मसाइल हैं ना। कल उन्होंने एक परेड की, कोई टूटी भज्जी सी, उस पर उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। अमेरिका के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई है उस पर क्रिटिसिज्म मिल रहा है। जो टैरिफ की पॉलिसी है उस पर, और फिर उसके ऊपर ये एक सूरत हाल जो वो नहीं चाहते थे कि हो। ये नहीं कि वो जंग चाहते थे या नहीं चाहते थे, ही डिडंट वांट दिस डिस्ट्रैक्शन, वो उन पे थोप दी गई। सो ऑल ऑफ दिस जो है, ये जब सम अप होता है तो ये ट्रंप जो दुनिया को नजर आते हैं वो एक कमजोर ट्रंप नजर आता है, एक कमजोर लीडर नजर आता है, विच इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ट्रंप वांट्स, जाती तौर पे भी और अमेरिका के तौर पे भी, कि ये सारी जो चीजें हैं और इसके अलावा बहुत हैं। उसका सम टोटल ये है कि जब दुनिया देखती है तो ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कमजोर नजर आते हैं, लेकिन अमेरिका वो चीज नजर नहीं आता जो हमारे एक जहन में है कि सोल सुपर पावर, वो कहेगा तो जंग रुक जाएगी। सो यकीनन ट्रंप के लिए मुश्किल है। अगर आप देखें कि इस वक्त जब हम आपका प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं तो ट्रंप साहब कनाडा में हैं। कनाडा में हैं वो G7 की मीटिंग के लिए। आज शाम को या कल सुबह सपोजिटली एक रेजोल्यूशन आनी है G7 के लीडर्स की तरफ से ईरान और इजराइल के बारे में। उसका ड्राफ्ट भी घूम फिर रहा है। इस वक्त ये लग रहा है कि ट्रंप शायद उसको साइन ना करें, क्योंकि वो जो रेजोल्यूशन है वो कहेगी, जो डिक्लेरेशन है वो ये कहेगी कि जी इसको आप डी एस्केलेट करें और गुफ्तगू की तरफ जाएं। नाउ क्या वो उस पर साइन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो ताल्लुकात दूसरे वेस्टर्न लीडर से हैं वो भी अब तकरीबन मशकूक हो चुके हैं, खुसूसन कनाडा से जहां ये सारी गुफ्तगू हो रही है। सो ऑल ऑफ दिस जो है उस कंफ्यूजन को ऐड करता है कि अगर हम आज की खबर के बजाय परसों जो गुजरा है या उससे 3 दिन पहले की खबर पे देखें तो क्या ट्रंप साहब को मालूम था कि ये होने वाला है या नहीं? इट इज़ वेरी क्लियर कि मालूम भी था, और अगर ग्रीन लाइट नहीं थी तो कोई एम्बर लाइट, कोई ऑरेंज लाइट थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने मना किया और नेतन्याहू ने सुना ही नहीं? क्योंकि अब बहुत ये बात हो रही है कि इज इट के ट्रंप ने उनको आंख मार के कहा यार कर लो, या इज इट के ट्रंप ने कहा यार मत करो, और उसके बावजूद उनका जो सबसे बड़ा हमायती है और क्लोजेस्ट एलाई है उसने उनकी बात नहीं सुनी। उसकी इम्प्लीकेशन है अमेरिकन पॉलिटिक्स पे। अमेरिका में जो बात हो रही है वो भी तब्दील हो रही है। मैंने पिछले 30 साल में पब्लिक फोरम पे इजराइल का उस किस्म का क्रिटिसिज्म कभी नहीं देखा जो हम देख रहे हैं आजकल, खुसूसन गजा की वजह से, लेकिन इवन ईरान की वजह से, कि पहली बार मेरी याद में अब कोई अगर प्रो ईरान नहीं तो कम से कम नॉन एंटी ईरान गुफ्तगू भी होती है कि यार ये क्या जंग हमारी है या नहीं है। सो ऑल ऑफ दिस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द यूएस। एक जुमले की अगर इजाजत दें, एक तरह से हर एक ये कहना चाह रहा है कि जनाब अमेरिका के अलावा इसका कोई हल नहीं है। और जब हर एक कोई बात करे ना तो थोड़ा सा शक होता है कि ये सारे एक जैसी बात क्यों कर रहे हैं।
मेरे ख्याल में उस बात का मतलब फ़र्क है। जब इजराइल ये कहता है कि अमेरिका के अलावा हल कोई नहीं है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि असल में अमेरिका मेरी तरफ है और अगर ये जंग जारी है तो उसकी मर्जी से जारी है। जब ईरान ये कहता है कि देखो तुमने साइड दे दी है और तुम्हारे जब तक अमेरिका जो है इसमें हरीफ है, तो वो पार्टली अमेरिका को पुश कर रहा है कि वो इजराइल पे प्रेशर डाले कि वो जो है अपनी कार्रवाई बंद करे। सो इन अ वे अमेरिका उस प्रेशर में भी है और उस प्रेशर का एक आखिरी जो हिस्सा है वो ममालिक हैं जिनका हम जिक्र नहीं सुन रहे इतना ज़्यादा, मेरी अपनी गुफ्तगू में अभी तक नहीं आया, और वो है चीन और रूस। कमिंग बैक टू द G7 मीटिंग, कि वहाँ कौन नहीं है, कि दुनिया की जो नई बैलेंस ऑफ पावर है उसमें जो बड़ी कुछ पावर्स हैं वो अब उस टेबल पे ही नहीं है जहाँ सपोजिडली आलमी दुनिया जिसे आप कहते थे वो फैसला करेगी कि ये चीज़ें कहाँ जाएं या अपने रोल का। तो ये सारी चीज़ें ट्रंप के लिए भी मुश्किल डाल रही हैं और अमेरिका के लिए यकीनन मुश्किल डाल रही हैं। मतलब और अब खुद मगरबी मीडिया में कुछ ऐसा रिपोर्ट हुआ कि नेतन्याहू ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्हें लग रहा था कि वो डिसेबल कर देंगे इंटेलिजेंस नेटवर्क को, टॉप क़यादत को मार देंगे, उसके बाद ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो रिस्पॉन्स आया और ज़ाहिर है कुछ मिसाइल जाके लगे हैं जिसकी वजह से एक तो प्रोलॉन्ग्ड वॉर में है वो गज़ा में, इतने ज़्यादा इसराइल का इमेज ख़राब हुआ और जो होस्टेजेस थे वो भी नहीं वो रिहा करवा पाए। इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि ईरान जब कह रहा है कि हम बड़ा जवाब देंगे, सस्टेन कर सकता है ईरान भी इस मुकाबले को और ख़ुद नेतन्याहू भी? आई डू नॉट नो, लेकिन ईरान के पास एक तरह से अब कोई हरबा और बचा नहीं है ना सस्टेन करने के अलावा। और सवाल मेरा तो सिर्फ यही रहता है कि बड़े जवाब का मतलब ये क्या है। एक तो ईरान ने सरप्राइज ये किया, और ये हमने देखा, हमने पाकिस्तान भारत के हवाले में देखा और फिर यूक्रेन में अभी देखा, यहाँ देखा कि जो हमारी अजम्पशन होती है जंग से पहले कि कौन बड़ी ताकत है कौन रिलेटिव छोटी है, जब शुरू हो जाती है ना, जब गोली चल जाती है, तो फिर वो अजम्पशन जो है वो फॉग ऑफ वॉर में और जंग के धुएं में उसको रिकंसिडर करना पड़ता है। तो ईरान की सरप्राइज ये है कि जो आपकी आयरन डोम कह लें या उनकी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स थे, उसके बावजूद वो कुछ ना कुछ डैमेज डाल चुके हैं। उतना डैमेज नहीं डाला जितना इजराइल डाल रहा है। इजराइल कहता है कि जनाब हम तुम्हारी स्काइज को ओन करते हैं। इजराइल की इस वक्त पॉलिसी ये हो गई है कि मैं इतना डराऊंगा तेहरान में लोगों को, ईरान में लोगों को, कि वो जो हुकूमत है वहाँ उसका तख्ता उलट देंगे। नेतन्याहू की तो बड़ी क्लियरली जो गोल है वो ये है कि जनाब ईरान की हुकूमत जो है वो तब्दील हो जाए। न्यूक्लियर भी है लेकिन दैट इज़ द बेसिक वन। ईरान इन अ वे इस वक्त जो है वो सरप्राइज उनकी ये है कि देखें ना, अगर गज़ा का भी हम देखें शाहजेब, तो इजराइल के लोगों के लिए वो एक टेलीविज़न की वॉर थी, वो उसी तरह थी जिस तरह आपके मेरे लिए, क्योंकि उन पे तो कुछ नहीं हो रहा था ना, वो तो अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे थे। कई बार हमें तस्वीरें नजर आती थी कि सोफे से बैठ के गजा में देख रहे हैं। ईरान हैज़ ब्रॉट द वॉर टू जेरूसलम, टू इजराइल, टू टेल अवीव, राइट। उसकी जो कीमत है वो उसके लिए इजराइल अभी तक मेरे ख्याल में पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसकी वजह से इजराइल का जो जवाब है वो भी हमने बढ़ता हुआ देख लिया। सो इन दैट सेंस तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों जो हैं वो लगे रहेंगे। लेकिन सवाल आखिर में वही है जो आपने पूछा है कि अगर इसका कोई एस्केलेशन होना है तो एस्केलेशन क्या होगा। मेरे ख्याल में एस्केलेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आज 25 मिसाइल थे तो कल 50 होंगे, फिर 150 होंगे। एस्केलेशन का मतलब ये भी है कि जो बहरे हुर्मुज़ है, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, वहाँ ट्रेड को क्या ईरान जो है एस्केलेट कर देता है, क्योंकि उसका ताल्लुक दूसरे ममालिक से भी होगा। पहले बात हुई थी कई बार कि ईरान जो है वो रिस्पॉन्स देगा इजराइल के हमायतों को, उनके मिलिट्री बेसिस को, जो याद रहे अरब ममालिक में हैं, वो कुवैत में है, बहरीन में है, सऊदी अरेबिया में है। और तीसरा एक चीज़ जो जिसका भी जिक्र हुआ है, आई डोंट नो वो कितनी पॉसिबल है, लेकिन आई थिंक इट्स स्टिल ऑन द टेबल, कि क्या ईरान स्प्रिंट लगाएगा, ये कहेगा कि अब तुमने मेरे पास कोई हरबा नहीं छोड़ा सवाए इसके कि मैं अपने आप को न्यूक्लियर डिक्लेयर कर दूँ, मैं एनपीटी से निकल जाता हूँ क्योंकि इजराइल ने मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन जो भी होता है उससे गेम और भी बिगड़ जाती है। आई डू नॉट नो कि क्या होता है, लेकिन जब आप इतने डेस्परेट हों तो आपके जो ऑप्शन होते हैं वो कम हो जाते हैं एंड ओनली बैड ऑप्शंस आर लेफ्ट। बहुत शुक्रिया तफसील नाज़रीन। मौका प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इत्तलात आ रही हैं कि बड़ी कार्रवाई ईरान करेगा, क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अब से कुछ देर पहले हमने रिपोर्ट किया था कि ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान
इसराइल पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारियां कर रहा है, जवाबी हमले की तैयारियां कर रहा है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही, अब से चंद घंटे पहले ही इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले किए हैं। उनके जो सरकारी मीडिया है उस पर हमले किए, मुतादिद सहाफ़ियों की शहादतों की खबरें सामने आ रही थी और अब इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दाग दिए हैं और ईरान से मिसाइल दागे जाने के बाद शुमाली इसराइल के कई इलाकों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजाए गए हैं और हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुद इसराइल की तरफ से इस बात को कंफर्म किया जा रहा है, इसराइली फ़ौज की तरफ से, कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दाग दिए हैं और ईरान से मिसाइल दागे जाने के बाद शुमाली इसराइल के कई इलाकों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजाए गए हैं और हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान कशीदगी में कमी चाहता है, जबकि इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर चुके हैं कि अगर सदर ट्रंप वाकई सिफारतकारी के बारे में संजीदा हैं और इस जंग को रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो अगले इक़दामात निहायत अहम होंगे। इसराइल को अपनी जारियत रोकनी होगी और अगर हमारे खिलाफ फौजी जारियत मुकम्मल तौर पर बंद ना हुई तो हमारा रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। यानी सदर ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि डीएस्केलेट हो, मगर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि अगर सदर ट्रंप वाकई सिफारतकारी के बारे में संजीदा हैं और इस जंग को रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके अगले इक़दामात निहायत अहम होंगे। इसराइल अपनी जारियत रोकेगा तो हम जवाब ख़त्म करेंगे और अगर हमारे खिलाफ फौजी जारियत मुकम्मल तौर पर बंद ना हुई तो हमारा रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि नेतन्याहू जैसे शख्स को खामोश कराने के लिए वाशिंगटन से सिर्फ एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। ये कदम सिफारतकारी की तरफ वापसी की राह हमवार कर सकता है। और इस पूरे तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ईरान की हिमायत कर रहा है, हुकूमती सतह पर ईरान की हिमायत और इसराइल की मजम्मत में बयानात जारी किए जा रहे हैं। आज ही इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ईरानी सफ़ीर से हालिया इसराइली जारियत की मजम्मत की और मासूम लोगों की शहादतों पर ईरान के साथ हमदर्दी का इज़हार किया। दूसरी तरफ आज जब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया और अराकीन पार्लियामेंट को पाकिस्तान की हिमायत का बताया तो अराकीन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। امروز باید همه کشورهای اسلامی دست به دست هم بدیم. دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردم که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. और आज जो हुकूमत तफसीलात सामने लाई है उससे ये वाज़े हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हालिया तनाज़े में नहीं बल्कि इससे पहले भी जब अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे, ओमान की सालिसी में हो रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान को इन लूप रखा गया था। इसके अलावा जब इसराइल ने हमला कर दिया तब भी पाकिस्तान ने इस हवाले से किरदार अदा किया है और पाकिस्तान ने वाज़े किया कि ईरान वाज़े कर रहा है कि अब जवाब देगा, उसके बाद ही बात हो सकती है। आज सेनेट में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस हवाले से तमाम तफसीलात बताई, राब्तों की तफसीलात बताई कि कैसे पाकिस्तान को इन लूप रखा गया, कैसे पाकिस्तान ने इस हवाले से किरदार अदा किया। हमारी पूरी कोशिश थी कि जो डायलॉग्स हैं जो यूएस के और ईरान के हो रहे थे वो डायलॉग जो हैं वो कामयाब हों और आई मस्ट अप्रिशिएट कि फॉरेन मिनिस्टर ओमान एंड फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने मुझे लूप में रखा थ्रू आउट द प्रोसेस। उनके करीबन 4 राउंड हुए, हमें रब्ता किया गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, चूंकि ईरान मेंबर नहीं है, हम मेंबर हैं, कि उसकी हम मीटिंग चाहते हैं कि आप फैसिलिटेट करें। हमने वो मीटिंग फैसिलिटेट की। 24 घंटे के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जो कुछ इसराइल उसके ऊपर जो ज्यादतियां कर रहा है, जो उन्होंने यानी रिएक्ट किया वॉर का, और उसके बाद वो मीटिंग में जो ईरान के जो वहाँ एम्बेसडर थे, पीआर जिसको कहते हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन यूएन, उन्होंने 4 कंट्रीज का बाय नेम उन्होंने शुक्रिया अदा किया, एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर, कि जी इन 4 मुल्कों ने हमारे साथ इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होकर उन्होंने सारी बात की। फिर मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने उनके वज़ीर ख़ारजा साहब से बात की, बड़ी तफसील से मेरी बात हुई। उनको मैंने कहा कि आप क्या, उन्होंने कहा जी कि अभी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दी थी। ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ 13-14 की दरमियानी रात की डेवलपमेंट। तो मैंने उनको कहा कि आप बताएं आप क्या करें। उन्होंने कहा जी कि हम इसका तो जवाब देंगे, जो कुछ उन्होंने किया है राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं।
मुख्तलिफ चैनल्स में वो बात हमने आगे पास ऑन की कि भी अगर अब भी वक्त है कि अगर उस दूसरी साइड को रोका जाए तो ईरान रेडी है। अगर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनका एक जवाब तो जाएगा, जैसे हमारा जवाब हमने दोनों राउंड्स में दिया, स्काइज में भी दिया और ग्राउंड पे भी जो हुआ 2 दिन 8 और 9 उसका भी हमने जवाब दिया 10 की सुबह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मजीद बताया कि एयर स्पेस की बंदिश की वजह से ईरान ने अपने 20,000 हाजियों की वापसी के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी, जिस पर पाकिस्तान ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है, जिसमें कराची एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाना और ज़मीनी रास्ते से हाजियों को ईरान पहुँचाना शामिल है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों की भी तरदीद कर दी कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला कर देगा। ये एक लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी, वो जो क्लिप था। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए कि इसराइल ईरान जंग की वजह से सिर्फ दुनिया में अमन की सूरत हाल ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। गुज़िश्ता हफ्ते जंग शुरू होते ही बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रेंट ऑयल की कीमतें $74 पर पहुँच कर बंद हुई, मगर आज गिर के $72 से नीचे आ गईं। और आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने एलामिये में भी इसका जिक्र किया है और शरह सूद को तब्दील किए बगैर 11% की सतह पर मुस्तहकम रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक कमेटी ने नोट किया कि मई में महंगाई इजाफे के साथ 3.5% पर आ गई, जो तवक्कात के मुताबिक था, जबकि कोर इन्फ्लेशन में मामूली कमी आई। आने वाले दिनों में महंगाई का रुझान इजाफे की जानिब रहेगा, ताहम अगले साल में महंगाई टारगेट रेंज में मुस्तहकम हो जाएगी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है, जबकि अमेरिका और चीन में तिजारती तनाव में कमी भी इसकी एक वजह है। एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से तबसरा करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने एलामिये में लिखा कि अप्रैल में करंट अकाउंट बैलेंस रहा और इस माली साल के इब्तिदाई 10 माह में पाकिस्तान का $1.9 अरब का करंट अकाउंट सरप्लस है। मुआशी सरगर्मियों में इजाफे की वजह से दरामदाद में तो इजाफा हुआ, मगर बरामदाद में इजाफे की शरह गिर गई, मगर तरसीलात ज़र मुसलसल ज़्यादा रही, जिसकी वजह से बढ़ते हुए तिजारती खसारे का असर करंट अकाउंट पर नहीं पड़ा। इसी रुझान की वजह से इस पूरे माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस ही रहेगा, मगर अगले साल में बैनुल-अक़वामी तिजारती माहौल में गैर यकीनी और दरामदाद में इजाफे की वजह से करंट अकाउंट में कुछ खसारे की तवक्को है, जबकि मुल्क में नेट फाइनेंशियल इनफ्लोज कम रहे हैं। मगर इसके बावजूद इस माली साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब हो जाएंगे, मगर आइंदा दिनों में एक्सटर्नल आउटलुक में मुतादिद खतरात नजर आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा जियोपॉलिटिकल तनाव, बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में गैर यकीनी, बजट में लिए गए इक़दामात के मुमकिना मनफी असरात और फाइनेंशियल इनफ्लोज की मुमकिना कमी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि प्लान के मुताबिक फाइनेंशियल इनफ्लोज पाकिस्तान में आएँ, हुकूमत टारगेट के मुताबिक फिस्कल कंसोलिडेशन हासिल करे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद करे, क्योंकि ये इक़दामात मुआशी इस्तेहकाम और पायदार मुआशी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।